हम लोग पढ़ेंगे साइमन कमीशन और बारदोली सत्याग्रह के बारे में कि इन दो राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या रही इसकी कार्यविधियां। सबसे पहले हम लोग साइमन कमीशन समझने का प्रयास करेंगे। साइमन कमीशन समझने से पहले हम लोग 1919 के भारत सरकार अधिनियम से संबंधित कुछ चीज़ों पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये मामला वहीं से जुड़ा है। जैसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, क्योंकि वायसराय और भारत सचिव तत्कालीन समय में वही दो लोग थे, तो उन्हीं लोगों के नाम पर उसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा भी जाता है। तो उसमें एक बिंदु था, द्वैध शासन की व्यवस्था भारत में की गई थी, जिसके तहत हस्तांतरित और आरक्षित विषय बनाए गए थे। उस व्यवस्था से भारतीय जनमानस जो था एकदम ऊब चुका था, वह कुछ परिवर्तन चाह रहा था। तो अंग्रेज भी इस चीज को महसूस कर रहे थे। तो उसी परिवर्तन को लाने के लिए अंग्रेजों ने, जैसे यहाँ पर हमने नोट किया है, 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यों का आयोग गठित किया, यानी कि क्या क्या कमियां हैं और भविष्य के नए आयोगों के लिए क्या और व्यवस्था की जाए। जैसे पीछे के वीडियो में जब हम लोग भारत के संवैधानिक सुधार को देखेंगे या चैप्टर को पढ़ें हम लोग, तो उसमें हम लोग संवैधानिक सुधारों में देखेंगे जो अंग्रेजों के चार्टर एक्ट आते थे। उस चार्टर एक्ट में प्रावधान रहता कि हर 20 साल बाद नए चार्टर एक्ट की व्यवस्था होगी, तो उसमें जो जो परिवर्तन संभव होगा या नई चीज़ें जो संभव होंगी उसको लागू किया जाएगा। तो वही यहाँ जब 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था तो उसमें व्यवस्था की गई थी 10 साल के बाद पुनः इसमें परिवर्तन किया जाएगा या नया कुछ अधिनियम लाया जाएगा। लेकिन उन व्यवस्थाओं को, जिन व्यवस्थाओं को 1919 में ही लागू किया गया था, 1929 में उसको पूरा होना चाहिए था, लेकिन उसके पहले ही भारतीय जनमानस उन व्यवस्थाओं से व्याकुल था। उसीलिए अंग्रेजों ने साइमन कमीशन की स्थापना की और उसमें 7 सदस्यों को रखा गया। अब इसमें साइमन का विरोध भारत में क्यों किया गया, जहां से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन उससे संबंधित बनते हैं। जैसे इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया और जितने भी सदस्य इसमें थे सभी सदस्य जो थे वो ब्रिटिश संसद के थे, तो इसीलिए पूरे भारत में इसका विरोध किया गया साइमन आयोग का। और विरोध का प्रतिफल ये रहा कि जैसे 1927 में कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ तो कांग्रेस के अधिवेशन में भी जैसे एम.एन. अंसारी उस समय अध्यक्षता कर रहे थे कांग्रेस की, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेजों को चाहिए था कि वो हमारे लिए कोई गोलमेज सम्मेलन या हमारे मुद्दे को ब्रिटिश संसद के समक्ष रखते और हम लोगों को ये अधिकार दिया जाता कि हम लोग किसी संवैधानिक व्यवस्था का सूत्रपात कर सकें या फिर किसी गोलमेज सम्मेलन का निर्माण कर सके और हम लोगों को स्वतंत्र रखा जाता कि हम लोग अपने संविधान का निर्णय स्वयं लें। लेकिन साइमन आयोग के गठन के फलस्वरूप उन सारी चीज़ों को नए सिरे से नकार दिया गया, एकदम सिरे से नकार दिया गया है। तो चूंकि कांग्रेस जो था तत्कालीन समय में सबसे बड़ा संगठन था, वहाँ पर भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के सामने इस बात को रखा गया और वहाँ पर यह निर्धारित किया गया कि साइमन जब भी भारत आएगा तो उसका पूरे खुले मन से विरोध किया जाएगा हर जगह पर। अब विरोध के फलस्वरूप क्या बातें हुई, अब जैसे 3 फरवरी 1928 को साइमन आयोग जो था वो मुंबई पहुंचा, यानी जितने भी सदस्य थे 3 फरवरी 1928 को मुंबई ये सब पहुंचे। उस दिन मुंबई में एकदम पूरे मुंबई में हड़ताल की गई, अभूतपूर्व हड़ताल का आयोजन किया गया, काले झंडे दिखाए गए, साइमन वापस जाओ या साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। तो ये इतने व्यापक तौर पर उसका विरोध हुआ, वहीं पर ही नहीं, मुंबई में ही नहीं बल्कि लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत पर लाठियां बरसाई गई। लाहौर में हम लोग जाएं तो लाला लाजपत राय का वक्तव्य भी बहुत मशहूर है, वहाँ पर उनके ऊपर भी उसी साइमन गो बैक नारे के विरोध के फलस्वरूप उनके ऊपर अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई। उन लाठियों का इतना भयानक असर हुआ कि दिसंबर 1928 में उनकी मृत्यु भी हो जाती है लाला लाजपत राय की। उनका एक कोटेशन है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। उन्होंने उस समय कहा था कि मेरे ऊपर लाठियों के प्रहार जो ब्रिटिश द्वारा किए गए हैं वो एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील का काम करेंगे, और भविष्य में चलकर वैसा हुआ भी। और 15 अगस्त 1947 को हम लोगों को स्वतंत्रता मिली।
ये कोटेशन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि किसका है या किससे संबंधित है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है कि साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाहौर में जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी और उनकी मृत्यु होने से पहले ये सेंटेंस उनके द्वारा कहे गए थे। तो कुल मिलाकर पूरे भारत में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। मुंबई की बात करें तो वहां पर हड़ताल के माध्यम से काले झंडे दिखा करके और साइमन गो बैक के नारे लगा करके उसका विरोध किया गया। लखनऊ में बात की जाती है तो जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के ऊपर लाठियां बरसाई गई। लाहौर में जैसे हम लोगों ने भी बात की, लाला लाजपत राय पे लाठियां बरसाई गई और अंततोगत्वा उसी कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब इसमें एक जगह से क्वेश्चन और पुटअप होता है कि किन किन लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में भाग लिया और किसने नहीं लिया। तो 2-3 पार्टियां अपने यहाँ की थी या गुट कहले हम लोग थे जिन लोगों ने इस साइमन कमीशन का समर्थन किया था, विरोध नहीं किया। उसमें जैसे मद्रास की जस्टिस पार्टी है, इसको हमें ध्यान में रखना है। मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी थी और मुस्लिम लीग में जो एक सफी गुट हुआ करता था, ये लोग इस साइमन कमीशन के विरोध में शामिल नहीं थे। बाकी जितनी भी छोटी बड़ी पार्टियां अपने भारत में थी, जितने भी संगठन थे, जितने भी दल थे, सब लोगों ने साइमन का विरोध किया और उस विरोध के फलस्वरूप क्या हुआ, साइमन की रिपोर्ट जो थी वो 27 मई 1930 को प्रकाशित की गई। अब भारतीय जनमानस उससे संतुष्ट नहीं था, लेकिन अंग्रेजों का प्रभाव भारतीयों पर बहुत ज्यादा था, इसलिए अनमने मन से ही सही लेकिन भारतीयों को उसको मानना पड़ा। और कुल मिलाकर के कई प्रावधान इसमें किए गए, जैसे 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत लागू की गई द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए, इस प्रकार का प्रावधान किया गया। केंद्र में भारतीयों के लिए संघीय संविधान होना चाहिए, ये भी उसमें प्रावधान किया गया। उसके अलावा केंद्र में भारतीयों के लिए कोई भी उत्तरदायित्व न प्रदान किया जाए, इस प्रकार के प्रावधान हुए। उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। बर्मा को भारत से विलग किया जाए तथा उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा दिया जाए, इस प्रकार के प्रावधान हुए। प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। गवर्नर व गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखें और प्रत्येक 10 वर्ष बाद पुनरीक्षण के लिए एक संविधान आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त कर दिया जाए तथा भारत के लिए एक ऐसा लचीला संविधान बनाया जाए जो स्वयं से विकसित हो। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे साइमन कमीशन के, जो 27 मई 1930 की रिपोर्ट में प्रकाशित किए गए थे। अब साइमन कमीशन की नियुक्ति से भारतीय दलों में व्याप्त आपसी फूट एवं मतभेद की स्थिति से उभरने एवं राष्ट्रीय आंदोलन को उत्साहित करने में सहयोग मिला, लेकिन इस आयोग की भारत में कड़ी आलोचना भी की गई अनेक बातों को लेकर। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसमें स्वीकार किया गया। सर शिव स्वामी अय्यर ने आयोग की सिफारिशों को रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बताया। अब यहाँ पे ये कोटेशन भी हमें ध्यान रखना है कि सर शिव स्वामी अय्यर ने जो आयोग की सिफारिशें थी या जो उसके द्वारा रिपोर्ट पेश की गई, उसको उन्होंने कहा कि यह रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक है। तो इतनी प्रमुख बातें थी साइमन कमीशन की। अब इसमें मुख्य मुख्य बिंदुओं को हम लोगों को ध्यान में रखना है। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यों का यह दल था, कोई भी भारतीय नहीं था। जितने भी सदस्य थे सब ब्रिटिश संसद के थे। 3 फरवरी 1928 को आयोग के सदस्य मुंबई पहुंचे, जहां पर हड़ताल हुई। वहां पर इनका विरोध किया गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत के ऊपर लाठियां बरसाई गई। लाहौर में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिसमें वो घायल हो गए और दिसंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दल थे जिन्होंने इसका समर्थन किया। मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी। मुस्लिम लीग के सफी गुट ने भी इसके विरोध में कोई कार्रवाई नहीं की और 27 मई 1930 को रिपोर्ट इसकी प्रकाशित की गई। अब इसी क्रम में अगली राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधि को हम लोग देखते हैं, बारदोली सत्याग्रह के बारे में। इसमें 4-5 पॉइंट स्पेशली है जिसको हम लोगों को समझना है।
बारदोली सत्याग्रह स्पेशली गुजरात से संबंधित है। गुजरात में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर एक बारदोली स्थान है, वहाँ के किसानों के ऊपर सरकार ने क्या किया, 30% कर बढ़ा दिया, जबकि ये कर जो उस समय बढ़ाया जाना उचित नहीं था। इसके एवज में वहाँ पर वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किसानों ने विरोध दर्ज कराया, जिसके फलस्वरूप 2 अधिकारियों की नियुक्ति हुई, जिनको हमें स्पेशली ध्यान में रखना है। एक न्यायिक अधिकारी थे ब्रूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी थे मैक्सवेल। इन दोनों लोगों ने उसकी पूरी जांच पड़ताल की कि क्या ये जो 30% कर बढ़ाया गया है वो सही है किसानों के ऊपर कि नहीं सही है। तो उसकी जांच के बाद उन्होंने निर्णय दिया यह जो कर बढ़ाया गया है वो सही नहीं है। वो 30% जो बढ़ाया गया था उसको घटा करके 6.3% कर दिया गया। इसको हमें ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन इसमें और है, जैसे बारदोली की महिलाओं ने ही सर्वप्रथम वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां पर दी थी, तो क्योंकि उनका नेतृत्व इतना बढ़िया था और उस नेतृत्व से वहां के किसानों को जिस प्रकार की सफलता चाहिए थी उस प्रकार की सफलता मिली, तो वहां की महिलाओं ने ही सर्वप्रथम वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। इसमें यही 3-4 बिंदु स्पेशली है बारदोली में जिसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। गुजरात से संबंधित है। बारदोली के किसानों के ऊपर जब सरकार ने 30% कर बढ़ा दिया, उसी बढ़ाने के क्रम में सरदार वल्लभ भाई के नेतृत्व में वहां के किसानों ने विरोध दर्ज कराया और उस विरोध का प्रतिफल ये हुआ कि सरकार को मजबूर होकर के एक कमीशन का गठन वहां पे करना पड़ा, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी थे ब्रूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी हुआ करते थे मैक्सवेल। इन दोनों ने वो 30% जो कर बढ़ाया गया था उसकी जांच कर यह निर्धारित किया कि वह सही नहीं है और इन्होंने कर घटा करके 6.3% कर दिया। और वही बारदोली की महिलाओं ने सर्वप्रथम वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो ये तो बातें हो गई भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की, साइमन कमीशन और बारदोली सत्याग्रह के बारे में। अब इसके अगले क्रम में हम लोग जो और नेक्स्ट यूनिट से संबंधित चीजें हैं उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।